हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत मज़े में हैं। बच्चों, आपको पता है आज हम क्या कर रहे हैं। आज हम एक बहुत ही रोचक काम करने जा रहे हैं। वो है बच्चों कहानी लेखन का, यानी कि स्टोरी राइटिंग। तो बच्चों, एक अच्छी कहानी हम कैसे लिखते हैं, आइए जानते हैं। इस पाठ में आप सब ध्यान से सुनिए। कहानी मानव कल्पना की अभिव्यक्ति है। तो बच्चों, आदमी जो भी सोचता है, जो कल्पना करता है, जो इमेजिनेशन करता है, उसको वो कहानी के माध्यम से व्यक्त करता है। अपनी कल्पना को सकारात्मक रूप देकर उसे उद्देश्यात्मक बनाना आवश्यक है। अपने मन के भावों व विचारों को दूसरे के मन में उद्वेलित करना जितना सरल कहानी के द्वारा होता है, उतना अन्य किसी साधन से नहीं। कहानी हृदय स्पर्शी होनी चाहिए तथा भाषा सरल व व्यवस्थित होनी चाहिए। विद्यार्थियों को निरंतर लघु कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। इन्हें बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष आदि सभी वर्ग के लोग बड़े चाव से पढ़ते और सुनते हैं। इनसे जहाँ एक और हमारा मनोरंजन होता है, वहीं दूसरी ओर ये हमें नैतिक ज्ञान भी प्रदान करती हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बच्चों कुछ निम्न बातें दी गई हैं। ये क्या है बच्चों? कहानी लिखने से पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए, यानी कि उसकी आउटलाइन, यानी कि मोटा मोटे रूप से आप क्या करेंगे, उसकी एक रूपरेखा आप तैयार करो। दूसरा है बच्चों, कहानी का प्रारंभ आकर्षक ढंग से किया जाना चाहिए, ताकि लोग आकर्षित हों कि अरे इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, और वो इस कहानी को पढ़ें, है ना बच्चों। तीसरा है बच्चों, कहानी की भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और रोचक होनी चाहिए। और अगला है बच्चों, कहानी के सभी घटनाओं का वर्णन क्रमानुसार होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो एक अच्छी कहानी बन पाएगी। और बच्चों, अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि कहानी का उद्देश्य आपका स्पष्ट होना चाहिए तथा अंत शिक्षाप्रद होना चाहिए, यानी कि उससे कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहला उदाहरण दिया गया है संगति का फल। आपको बच्चों एक छोटी सी कहानी दी गई है, आप देखिए, समझिए कि कैसे कहानी लेखन होता है, और आप भी फिर उससे सीख करके नई नई छोटी छोटी कहानियां लिखने का प्रयास शुरू कर दीजिए। तो बच्चों देखिए सभी, संगति का मनुष्य के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिसके संग हम रहते हैं उसका हम पर जरूर प्रभाव पड़ता है। यदि हम आग के समीप रहेंगे तो गर्मी अनुभव होगी, बर्फ के समीप ठंडक प्राप्त होती है। देवगढ़ गांव में एक अध्यापक रहते थे, उनका नाम था देवनाथ शर्मा। वे स्कूल में बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाते थे। उनका अपना बेटा राहुल भी उन्हीं के स्कूल में पढ़ता था। मास्टर जी का एक ही बेटा था, इसीलिए वह उनकी आंखों का तारा था। बच्चों, आंखों का तारा होना यानी कि बहुत ज्यादा प्यारा होना, ये एक मुहावरा है। मास्टर जी उसे बहुत ध्यान से रखते थे। 8वीं कक्षा तक आते आते राहुल बड़ा समझदार बन गया। माता पिता उसकी समझदारी को देखकर निश्चिंत हो गए। परंतु स्वतंत्रता पाकर राहुल बुरी संगत में पड़ गया। वह बुरे लड़कों के साथ घूमता, कठोर शब्द बोलता, गालियां बकता और सिगरेट पीता। माता पिता की शिक्षा उसे बुरी लगने लगी। एक दिन मास्टर देवनाथ जी उसे बाजार ले गए। वे एक टोकरी सेबों की खरीद कर घर लौटे। उन सेबों में गला हुआ सेब था। राहुल उसे निकाल कर बाहर फेंकना चाहता था, क्योंकि उससे दुर्गंध आ रही थी, परंतु मास्टर जी ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने जानबूझकर वह सड़ा गला सेब टोकरी में रखवा दिया और उसे ढक दिया। दूसरे दिन पिताजी ने सवेरे राहुल से कहा, बेटा सेबों की टोकरी में से खाने के लिए कुछ सेब तो ले आओ। राहुल ने कहा, जी पिताजी, मैं अभी लेकर के आता हूँ। यह कहकर राहुल ने टोकरी खोली। टोकरी में सभी गले सेबों को देखकर वह बड़ा निराश हुआ। अध्यापक महोदय ने वहीं पहुंचकर राहुल को बताया। एक सड़े सेब ने अन्य सेबों को सड़ा दिया। तभी उन्होंने कहावत कही, एक गंदी मछली सारे जल को गंदा कर देती है। इसी प्रकार गंदी संगत अच्छे बच्चों का जीवन नष्ट कर देती है। तो बच्चों, हमें हमेशा कैसी संगति रखनी चाहिए? अच्छी संगति रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी संगत बुरी होगी तो हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से तबाह हो जाएगा या नष्ट होने की कगार पर चला जाएगा। तो बच्चों, पिता की बातें सुनकर राहुल को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और उसने बुरी संगति का त्याग किया तथा अच्छे लड़कों के संग रहकर एक अच्छा नागरिक बना। तो बच्चों, इससे क्या शिक्षा मिली कि बुरी संगति पतन का कारण होती है, इसलिए अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे लोगों की संगत कीजिए। इसीलिए तो कहा जाता है बच्चों, है ना,
तो देखा आपने कि हमने कैसे ये कहानी लिखी और उसका शिक्षाप्रद अंत भी किया। अब एक अन्य उदाहरण देखते हैं बच्चों। इस कहानी का शीर्षक है शुद्ध अन्न। महाभारत काल की बात है। एक दिन अर्जुन महल में पहुंचे तो देखा कि वहां उनके भाई युधिष्ठिर, श्री कृष्ण और एक ब्राह्मण बैठे हैं। तीनों ही बड़े उदास हैं। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण से पूछा, अरे अतिथि महोदय, आप हमारे घर पधारे हैं, क्या कारण है जो आप इतने उदास हैं? ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, आज महाराज युधिष्ठिर ने इन ब्राह्मण देव को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। तुम तो जानते ही हो कि शास्त्रों में शुद्ध धन के द्वारा खरीदे गए अन्न को खाने का विधान है, परंतु राजा युधिष्ठिर के बुलाए जाने पर ये इनकार नहीं कर पाए। इन्होंने बहुत पूछने पर मुझे बताया कि ये इस बात पर दुखी हैं कि आज उन्हें उस व्यक्ति का अन्न खाना पड़ेगा जिसका धन उसके अपने परिश्रम का नहीं है। अर्जुन समझ गए कि ब्राह्मण पक्के सत्यनिष्ठ हैं, अतः वह असात्विक भोजन नहीं करना चाहते। असात्विक बच्चों, जो सात्विक ना हो, है ना, असत्य से कमाया गया भोजन हो। अर्जुन ने कहा, मैं ब्राह्मण देव की व्यथा तो समझ रहा हूँ, परंतु महाराज युधिष्ठिर क्यों दुखी हैं? धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं यह सोचकर दुखी हूँ कि काश मैं अपने परिश्रम द्वारा उपार्जित धन से इन अतिथि की सेवा कर पाता। यह सुनकर अर्जुन को अपने इस भाई की महानता पर गर्व हुआ। तभी श्री कृष्ण के चेहरे पर भी बड़ी चिंता दिखाई दी। अब तो अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। आप तो ज्ञानी हैं, स्वयं तप तेज रूपी धर्म है, आप किस चिंता में पड़ गए? अर्जुन ने प्रश्न किया। ठंडी सांस लेते हुए श्री कृष्ण बोले, मैं यह सोचकर उदास हूँ कि अभी तो भोजन करने वाले और कराने वाले दोनों में यह विवेक और बोध है कि कैसा भोजन करना चाहिए और कैसा कराना चाहिए, परंतु आने वाले समय में तो ब्राह्मण स्वयं अन्याय के धन से मिलने वाले भोज में दौड़ कर जाएंगे। उन्हें केवल स्वादिष्ट भोजन का ही लोभ रहेगा। वे यह कहाँ सोचेंगे कि किसी का धन का अन्न शुद्ध है या नहीं। इस प्रकार पाप या अन्याय द्वारा किसी भी प्रकार का धन कमाकर जब लोग दान करेंगे तो इस पृथ्वी की क्या हालत होगी। यह कहकर सदैव मुस्कुराने वाले श्री कृष्ण भी सोच में पड़ गए। तीनों के विचारों की उच्चता को जानकर अर्जुन का सिर श्रद्धा से झुक गया। वह बोला, आप तीनों धन्य हैं जो इतने विवेक और विचार से अन्न को परखने के बाद ही उसका महत्व आंकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें परिश्रम और ईमानदारी से कमाए गए धन पर ही निर्भर रहना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा एक दूसरी कहानी का उदाहरण कि इससे आपने जाना कि आप कैसे कहानी को लिख सकते हैं, है ना बच्चों। अब देखिए एक तीसरा उदाहरण है, परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं इस कहानी को भी। रजपुरा गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे बचपन से ही आलसी प्रवृत्ति के थे। वे लिखाई पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे। इस तरह खेल कूद में उनका बचपन बीता। बूढ़ा किसान परिश्रम करता, दिन रात मेहनत करता, दिन में हल चलाता, जानवरों की देखरेख करता। जब फसल पक जाती तो रात रात भर जग कर फसल की देखरेख करता। यद्यपि उसके 4 बेटे जवान हो गए थे, फिर भी वे अपने माँ बाप के काम में हाथ नहीं बटाते थे। आखिर अधिक परिश्रम के कारण बूढ़ा किसान बीमार रहने लगा। एक दिन जब वह बहुत बीमार था, उसने अपने 4 बेटों को बुलाया और कहा, जैसा कि तुम लोग देख ही रहे हो कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए तुम मेरे बाद खेत में छिपाए हुए धन को निकालकर 4 भाई आपस में बांट लेना। इसके ठीक 2 दिन बाद बूढ़ा आदमी मर गया। उसके बेटों ने अपने खेत को खोदना शुरू कर दिया। जब उन्होंने सारा खेत खोद डाला तो उन्हें कुछ नहीं मिला। उनके मन में अपने पिता के प्रति विरोध व झूठे होने की भावना आई। परंतु तभी गांव का एक बुजुर्ग बोल उठा, अब इन खेतों में बीज बो दो। उन्होंने वैसा ही किया। खेत में पौधों के अंकुर फूटने के बाद
उन्हें किसी बुजुर्ग आदमी ने खाद व पानी देकर देखभाल करने के लिए कहा। उन्होंने वैसा ही किया, जिसके कारण उनके खेत फसल से लहलहाने लगे। खेतों में लहलहाती फसल को देखकर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें समझाया कि उनके पिता ने जो कहा था वह वास्तव में सत्य था। असली धन तो परिश्रम में ही छिपा है। अब उन चारों को परिश्रम का महत्व समझ आ गया था। तो बच्चों से क्या शिक्षा मिली कि परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है। तो बच्चों, आपके स्वयं के द्वारा जो मेहनत की जाती है वही आपके लिए आपका सबसे बड़ा धन है, और इससे हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आइए देखते हैं एक और कहानी जिसका शीर्षक है बच्चों घमंडी का अंत। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वनराज यानी कि बच्चों शेर को कहते हैं। वनराज से उसकी गहरी मित्रता थी, जिस कारण वह बहुत घमंडी हो गई थी और जंगल के अन्य पशुओं पर रौब दिखाती थी। एक दिन वह जंगल के सैर के इरादे से निकली। रास्ते में उसे एक बिल्ली मिली। बिल्ली ने बड़े प्यार से लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, उस तरफ मत जाना, सुना है कि वहाँ 2 शिकारी कुत्ते घूम रहे हैं। अपने घमंडी स्वभाव के कारण लोमड़ी तुनक कर बोली, अरे बिल्ली, तू मुझे क्यों डरा रही है? क्या तू जानती नहीं कि मैं वनराज की चहेती बहन हूँ? अगर वनराज को पता चल गया तो उन शिकारी कुत्तों को फाड़ डालेगा। फिर भी मैं शिकारी कुत्तों से बचने का उपाय जानती हूँ। अच्छा, वह कौन सा उपाय है? जरा मुझे भी तो बताओ, बिल्ली ने डरते डरते लोमड़ी से पूछा। लोमड़ी फिर घमंड भरे स्वर में बोली, मैं तो भागकर घनी झाड़ियों में छिप जाऊंगी, किंतु तुम उन शिकारी कुत्तों से अपना बचाव किस प्रकार करोगी? प्यारी बहन, मैं तो सिर्फ पेड़ पर चढ़ सकती हूँ, बिल्ली ने कहा। यह सुनकर लोमड़ी हंसते हुए बोली, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। लोमड़ी आगे कुछ कहती, इतने में शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। शिकारी कुत्तों को अपनी ओर आता देख बिल्ली तुरंत पेड़ पर चढ़ गई और लोमड़ी अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों की ओर भागी। किंतु लोमड़ी का पीछा करते करते शिकारी कुत्ते वहां भी पहुंच गए। उन्होंने लोमड़ी को दबोच लिया और उसे मारकर खा गए। तो बच्चों, इसमें आपको क्या शिक्षा मिली कि अहंकार सदैव पतन का कारण होता है, यानी कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, हमारा पतन कर देता है, यानी कि हमें नुकसान ही पहुंचाता है। बच्चों, अब देखिए एक अगला उदाहरण है कहानी का, रक्षक की भक्षक पर जीत, यानी कि रक्षा करने वाले की भक्षण करने वाले पर जीत। देखिए बच्चों, शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है कि सिद्धार्थ बाग में घूम रहे थे। प्रातःकाल का समय था। चिड़िया चहचहा रही थी। बाग में चारों ओर सुंदर फूल खिले हुए थे। सारा बाग उनकी सुगंध से महक रहा था। पास ही एक तालाब था जहाँ सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। वहीं एक पेड़ के नीचे सिद्धार्थ बैठ गए और चारों ओर के दृश्य को देखने लगे। अचानक ही एक ओर से पक्षियों का कलरव होने लगा। सिद्धार्थ चौंक पड़े। अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि एक हंस जो बाण से बिधा हुआ था पेड़ से गिरा। उन्होंने जाकर शीघ्र ही उसे उठाकर गोद में रखा। उसके शरीर से बाण निकालकर उसके घाव को धोने लगे। हंस को पानी पिलाया। पानी पीते ही वह कुछ चेतना में आया। तभी दूसरी ओर से एक राजकुमार को हाथ में धनुष लिए हुए उस ओर आते हुए देखकर वे समझ गए वह राजकुमार देवदत्त था। वह आते ही पक्षी को मांगने लगा, परंतु सिद्धार्थ ने उसे पक्षी को नहीं दिया। इस बात पर दोनों में बड़ा वाद विवाद हुआ। यह बात राज्य में चारों ओर फैल गई। जब यह बात न्यायालय में पहुंची तो न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया कि मारने वाले से बचाने वाला अधिक बड़ा होता है। अतः हंस सिद्धार्थ को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसने हंस की जान बचाई है। दया हिंसा से बड़ी बात होती है। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि रक्षक भक्षक से श्रेष्ठ होता है, यानी कि जो हमारी रक्षा करता है, यानी कि बचाने वाला मारने वाले से बेहतर और श्रेष्ठ है। तो बच्चों, अब देखिए अगली कहानी है मूर्ख मित्र। तो बच्चों, बात पुरानी है। एक गांव में 10 मित्र रहते थे। वे सभी जुलाहे थे और कपड़ा बुनने का काम करते थे। उनका आपस में बहुत प्यार था।
एक दिन 10 मित्र एक साथ सूत खरीदने के लिए शहर जा रहे थे। शहर के मार्ग में एक नदी पड़ती थी, परंतु दुविधा यह थी कि उस नदी पर कोई पुल नहीं बना हुआ था। तब बहुत सोच विचार कर उन्होंने नदी को तैरकर पार करने का निश्चय किया और सबने तैरकर नदी पार कर ली। तब उनमें से एक मित्र बोला, हमें गिनती कर लेनी चाहिए कि हम सबने नदी पार कर ली है या हमारा कोई साथी रह गया है। सबने उसकी बात का समर्थन किया। अब सब मित्र एक पंक्ति बनाकर खड़े हो गए और एक मित्र सबको गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसने अपने आप को नहीं गिना। अपने को एक कम जानकर एक एक करके सब मित्रों की गिनती की, पर हर बार गिनती करने वाला अपने को नहीं गिनता। अब तो उनको विश्वास हो गया कि उनका एक मित्र पानी में डूब गया है। अपने एक मित्र को मरा जानकर वे सब वहीं बैठकर रोने लगे। कुछ देर बाद उसी स्थान से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने उनके रोने का कारण पूछा। तब सभी मित्रों ने रोते रोते इस व्यक्ति को सारी बात बता दी, किंतु उस व्यक्ति ने जब उन मित्रों को गिना तो वे पूरे 10 थे। अब वह आदमी सारी बात समझ गया। वह हंसते हुए उनसे फिर से बोला, भाइयों, आप गिनती में पूरे 10 हैं। अभी मैं आपको गिनकर दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने को 10 जानकर वे सभी मूर्ख मित्र बहुत प्रसन्न हुए और उस व्यक्ति को धन्यवाद देकर वहां से चले गए। तो बच्चों, इससे आपको क्या शिक्षा मिली? बुद्धि सबसे बड़ी होती है। उनमें बुद्धि नहीं थी, वो बेवकूफ थे, इसीलिए क्या हुआ कि वो स्वयं को ना गिन करके एक व्यक्ति क्या कर रहा था, बाकी सबको गिन रहा था और अपने आप को क्या कर रहा था, गिन ही नहीं रहा था, जिस कारण उसकी संख्या 10 पूरी नहीं हो रही थी, है ना बच्चों। तो उसका क्या है, बुद्धि का हीन होना सबसे ज्यादा घातक होता है। तो इससे आपको शिक्षा मिली कि बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। अब बच्चों, आइए एक बार इस पाठ का दोहराव भी कर लेते हैं। आपने इसमें बहुत सारे उदाहरण देखे कहानी लेखन के कि कैसे हम एक अच्छी कहानी को लिख सकेंगे। तो बच्चों देखिए, कहानी मानव कल्पना की अभिव्यक्ति है, यानी मानव जो इमेजिनेशन करता है, जो सोचता है, उसको अभिव्यक्त करता है। कहानी से मनोरंजन के साथ साथ नैतिक ज्ञान भी मिलता है, यानी कुछ न कुछ शिक्षा भी जरूर मिलती है। कहानी की भाषा सरल, प्रभावपूर्ण व रोचक होनी चाहिए। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट तथा अंत शिक्षाप्रद होना चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आगे बढ़ते रहिए और निरंतर इस कहानी लेखन का अभ्यास बार बार करते रहिए।